वो अपन लॉ ऑफ मास एक्शन स्टार्ट कर रहे थे ना, वही स्टार्ट करना है। क्या बताया था कल मैंने? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? नॉर्मली अगर अपने पास कोई भी रिएक्शन है, तो चाहे रिवर्सिबल हो चाहे नॉन रिवर्सिबल हो, ठीक है। तो सपोज करो कोई नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक। मान लो ए और बी आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। हम लोग ने देखा होगा कि इसके आगे कुछ नंबर्स भी लिखे होते हैं, उनका मोल वगैरह या फिर उनका अमाउंट। मान लो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट भी है, यहाँ पे ए और बी। इन कोएफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं पता है तुमको? फर्स्ट वाले चैप्टर में बताया होगा। इनको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सुना ही है वर्ड? नहीं क्या? जैसे अगर मान लो तुमको कोई रिएक्शन बैलेंस करनी है, जैसे CH4 है प्लस इसको अगर O2 के प्रेजेंस में हम लोग हीट करते हैं, तो हमको पता है कि ये कंबशन रिएक्शन में CO2 और H2O बना के देती है। बट इस रिएक्शन को जब हम लोग बैलेंस करते हैं, तो हमको 2 ऑक्सीजन देने पड़ते हैं और 2 वाटर बनता है, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो तुम नंबर लिखते हो ना यहाँ पे, इन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है? ये वर्ड तुमको बहुत बार रिपीट होंगे। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है किसी भी चीज की? तो द नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड इन ऑर्डर टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, उसी नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है यहाँ तक? कल मैंने क्या बोला था? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है तुमको? कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का इससे कोई लेना देना है क्या? नहीं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और मैंने तुमको बताया भी था कल कि किसी भी चीज को केमिस्ट्री में अगर कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में लिखना होता है ना, जैसे मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा तो इसको एक मैं ऐसे बड़े ब्रैकेट में ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। बी का कॉन्सेंट्रेशन करना है तो ऐसे, राइट। तो जो रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इन दोनों का तुमको क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ए इंटू बी। और भी अगर रिएक्टेंट होते तो हम लोग उसको भी प्रोडक्ट में लेते। और इनके आगे ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं ना, यही चले जाते हैं इनके पावर्स में। मतलब इसके आगे जो भी नंबर रहेगा ये इसके पावर में चला जाएगा, इसके आगे जो भी नंबर रहेगा ये इसके पावर में। समझे यहाँ तक? क्लियर है? ये रेट रेट मैंने कैसे लिखी? तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। कितने भी रिएक्टेंट हो उनका प्रोडक्ट, उनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, और जो भी उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा वो उनके पावर में चला जाएगा, ठीक है। अब इसी रेट को अगर मैं इक्वल के फॉर्म में लेके आऊं तो क्या आएगा? जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या एक कांस्टेंट आ जाएगा? मतलब ये फाइनली रिएक्शन मुझे ऐसे दिखेगी क्या? डाउट है कुछ यहाँ पे? ठीक है। यहाँ पे जो k है ना, इस k को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक सबको? लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो इसको सिंपल सा ऐसे तुम डिफाइन कर सकते हो कि मैंने तुमको बोला था ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हाँ। कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है जो ऐसे प्रोसीड हो रही है, और इसमें जो स्मॉल ए बी सी डी है वो इसके क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और ये तुम्हारा मेजर जो भी रिएक्टेंट होगा,
ठीक है। तो अब देखो सीधी सी बात है, इसमें एक फॉरवर्ड रिएक्शन है जो यहां से यहां पे जा रही है, क्लियर है, और एक रिएक्शन यहाँ पे यहां से आ रही है, मतलब ये कौन सी होगी, रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड को छोड़ दो अभी, खाली अगर मैं तुमको बोलूं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, खाली फॉरवर्ड रिएक्शन को कंसिडर करो। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो तुम क्या बोलोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं क्या लिखूं बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू ए, अभी देखा था, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू बी, सही है यहां तक, राइट है ना। अब इसी अगर साइन को, ये प्रोपोर्शनल का साइन मैं हटाऊं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट जनरेट होगा, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी, ठीक है। यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट आ रहा है ना, इसको हम लोग अगर के एफ लिख दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, क्लियर। तो मेरे को एक इक्वेशन ये मिल गई, फर्स्ट वाली, सपोज करो आर एफ क्या है इसमें, आर एफ लिख के मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इतना लिख लो पहले। डाउट है इसमें किसी को, कि तुम लोग मेरे को बताओ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, rate of reverse reaction is concentration of C raised to C and concentration of D raised to D, right? हम्म, क्या हुआ, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं इक्वेशन में चेंज करूं, तो आर आर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, राइट, के आर लिख लें इसको, ठीक है, और ये के आर क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये तुमको मिल गई सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब तुम लोग सोचो कि अगर ये इक्विलिब्रियम है रिएक्शन, एट इक्विलिब्रियम, हमको पता ना इक्विलिब्रियम के पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये आर आर और ऊपर वाला आर एफ एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो मैं इनको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ ना, के एफ इज इक्वल, के एफ ब्रैकेट ए और बी इज इक्वल टू क्या, के आर, करेक्ट है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इस के आर को मैं के एफ के नीचे लेके आऊं, के एफ अपॉन इसको के आर कर दूं, तो मेरे को एक नई इक्वेशन मिलेगी क्या, सी रेस टू सी डी रेस टू डी अपॉन ए रेस टू ए और बी रेस टू, समझा यहां तक, लिख लो इसको, बन गई थी, दैट इज क्या है अपने पास, के एफ अपॉन के आर इज इक्वल टू क्या ऊपर, सी रेस टू सी एंड डी रेस टू डी अपॉन ए रेस टू ए एंड बी रेस टू, ठीक है। तो यही जो रेशियो होता है ना, ये वाला के एफ और के आर, के एफ के आर क्या है यहाँ पे, के एफ और के आर,
रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इन्हीं का जो रेशो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं केसी। और केसी क्या है अपने पास? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको हटा के मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तुमको ये सिंपल सा फॉर्मूला मिलता है। अब तुम इसको डिफाइन कैसे करोगे? अगर मैं तुमको बोलूं डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या बोलोगे? द रेशियो ऑफ, डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं अपन? द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentration of product to the product of concentration of इसका रिएक्टेंट। ए बी रिएक्टेंट थे, सी डी प्रोडक्ट थे, तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। डेफिनेशन तुमको टफ लग रही है तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट टू द रिवर्स रेट कांस्टेंट, बोल सकते हैं ना? ठीक है, तो नीचे लिख लो, तुमको जगह रहेगी तो स्पेस रहेगा, तो लिख लो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट टू द रिवर्स रेट कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सॉलिड लिक्विड का अगर इक्विलिब्रियम है तो उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन में। बट अगर तुम्हारे पास गैसेस है तो गैसेस का तो हम लोग नॉर्मली प्रेशर में उसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रेशर वो जनरेट कर रहा है। तो यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं गैसेस के लिए कंटेन करूं, ठीक है, तो अपना सिंबल वही रहेगा, खाली थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या? इसको हम लोग लिखते हैं केपी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर गैसेस के लिए देख रहे हो तो क्या हो जाएगा? ये केपी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं ना गैसेस के रिस्पेक्ट में। तो सपोज जहां पे भी केसी लिखा है तो तुमको ये क्लिक होना चाहिए कि जो भी तुम्हारा रिएक्शन है वो या तो सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है या तो लिक्विड में। जैसे ही मैं केपी मेंशन करता हूँ इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? गैसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर वही रिएक्शन देखो ए और बी रिवर्सिबली चेंज हो रहे हैं सी और डी में, ठीक है, और मैं तुमको एक कंडीशन दे दूं कि ये सारी गैसेस हैं, ठीक है, तो केपी का एक्सप्रेशन वही रहेगा। ठीक है, केपी इज इक्वल टू मैं लिखूंगा वही, बट अभी तक मैं क्या लिख रहा था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी, डी रेस टू डी। ठीक है, बट अब मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन का चाहिए तो साइन तुम वैसे ही लगा लो, बट अब मैं लिखूंगा प्रेशर ऑफ सी रेस टू सी, प्रेशर ऑफ डी रेस टू डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए रेस टू ए और प्रेशर ऑफ बी रेस टू बी। समझा ये? और यहाँ पे अगर मैं तुमको बोलूं पीए या पीबी या पीसी या पीडी, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ठीक है, मैंने तुमको स्टेट्स ऑफ मैटर में डाल्टन्स लॉ बताया था, याद है? स्टेट्स ऑफ मैटर में उसमें एक पार्शियल प्रेशर करके वर्ड आया था। पार्शियल प्रेशर समझते हो? कोई गैस इंडिविजुअली कितना प्रेशर लगा रही है, मतलब पीए क्या है मालूम है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका? ए वाली गैस का। नेक्स्ट पीबी क्या है तुम्हारा यहाँ पे?
पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, मतलब बी कितना प्रेशर लगा रहा है वो। नेक्स्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, क्योंकि टोटल प्रेशर तो कुछ अलग ही होगा ना, इन सबका कॉम्बिनेशन होगा जो कंटेनर पे लगेगा। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक सबको। इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। ठीक है, ध्यान दो। आइडियल गैस इक्वेशन पता है सबको। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, सपोज करो फॉर गैस ए, जो हमारा ऊपर का रिएक्शन है ना, ये पार्ट भी उसी में कंटिन्यू करोगे जो भी हम लोग ने ऊपर लिखा था केपी का। अगर गैस ए के लिए मैं कैलकुलेट करूं तो प्रेशर भी किसका होगा, ए का होगा, वॉल्यूम एन आर टी, राइट। अगर ए गैस ए की बात हो रही तो प्रेशर भी ए का ही होगा। ठीक है, तो प्रेशर में कैसे निकालूंगा, देखो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी आर टी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन जो वॉल्यूम होता है वही उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। किसके कॉन्सेंट्रेशन, किसके मोल्स की बात हो रही है, ए के। किसका वॉल्यूम है मेरे पास, ए का, तो कॉन्सेंट्रेशन भी किसका आएगा, ए। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फाइनली प्रेशर ऑफ ए तुमको क्या मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी। क्लियर है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं फॉर गैस बी, तो डायरेक्ट पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या अब मुझे, मैं क्या बोलूंगा, पीबी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी। करेक्ट है। फॉर गैस सी क्या मिलेगा, पीसी। फॉर गैस डी क्या मिलेगा, प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी। डाउट है क्या कुछ किसी को इसमें, कैसे आया ये। तो अब देखो तुमने केपी का क्या एक्सप्रेशन लिखा था, केपी इज इक्वल टू हम लोग ने क्या लिखा था, प्रेशर ऑफ सी रेज टू सी प्रेशर, ऐसे करके लिखा था। क्लियर है। अब ऊपर तुमने क्या निकाला है, हर एक चीज की वैल्यू निकाली। देखो तुमने प्रेशर ऑफ ए भी निकाला है, प्रेशर ऑफ बी भी निकाला है, सी भी और डी भी, वही सारी वैल्यूज को इसमें रखना है। तुमने प्रेशर ऑफ सी की वैल्यू क्या निकाली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी, और सबके पावर में क्या चला जाएगा, ये सी। प्रेशर ऑफ डी क्या निकाला तुम लोगों ने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी, और ये डी सबके पावर में, राइट। नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी, इसके पावर में ए, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी, इसके पावर में। समझा कैसे लिखा मैंने ये। ठीक है, अब देखो अगर इनको मैं डिवाइड करूं तो सी इसके ऊपर आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी को सी ले लो, राइट। और आर टी मान लो अपन कॉमन ले लेते हैं, यहां से भी और यहां से भी। ठीक है, तो आर टी के ऊपर सी और आर टी के ऊपर डी, फिर नीचे भी आर टी के ऊपर ए और आर टी के ऊपर डी। यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, सी के ऊपर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी के ऊपर,
ए के ऊपर ए और बी के ऊपर। ये सही लिखा है क्या मैंने? क्या लग रहा है? लिख सकते हैं ना? ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? ओवरऑल केस केसी की वैल्यू है। तो इतने के पूरे के जगह पे मैं डायरेक्ट केसी लिख सकता हूँ क्या? राइट है ना? अब देखो इनटू इन दोनों का जो ये है, सब में आरटी आरटी सेम है और ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ ना, आरटी सी प्लस डी और नीचे आरटी ए प्लस बी। करेक्ट है? लिख लो यहां तक कि मैंने तुमको बोला था ये जो अपना रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो मोल्स लगे हुए हैं दैट इज N1। N1 क्या है अपने पास? A प्लस बी, राइट। और यहाँ पे जो मोल्स हैं वो N2 है दैट इज C प्लस डी। करेक्ट है ये चीज? अभी हम लोग ने पढ़ा था। तो अब देखो हमारे पास क्या आया है, इक्वेशन हमारे पास बन गई Kp इज इक्वल टू के सी इंटू क्या मिला था तुमको? आर टी सी प्लस डी अपॉन आर टी ए प्लस बी। ये इक्वेशन मिली थी, ठीक है। तो क्या C प्लस डी की जगह पे मैं N2 लिख सकता हूँ क्या? और A प्लस बी की जगह पे N1 लिख दो तो इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो Kp इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा तुमको? Kc इंटू आर टी। नहीं, यहाँ पे तो हम लोग टोटल मोल्स की बात कर रहे हैं ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा? N2 और अपॉन नीचे आर टी N1। ठीक है। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? तो डायरेक्ट मैं N2 माइनस N1 लिख सकता हूँ क्या? करेक्ट है? तो बस खत्म हो गया। ये तुम्हारा फाइनल केपी और केसी का रिलेशन है। केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी, ऊपर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये फाइनल एक्सप्रेशन। समझा सबको? या फिर मैंने और छोटा करना है तो मैंने तुमको बताया था केपी इज इक्वल टू केसी लिख के आर टी एन टू माइनस एन वन को और मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एन। राइट ना? तो इधर तक भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी लेके जा सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नियरली सेम होगा, प्रेशर के लिए भी सेम होगा और उसके लिए भी सेम होगा। तो दोनों में तुम लोग लिख सकते हो ये सारी वैल्यूज। देखो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ऐसा ये क्यों बोल रहा है? द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ऐसा इसलिए बोल रहा है कि जब तुम केसी लिखते हो तो केसी केसी जब हम लोग लिखते हैं देखो नॉर्मली, या केपी का जब तुमने एक्सप्रेशन लिखा तो यहाँ पे क्या है? आर टी डेल्टा एन। केसी तो मान लो तुमको वैल्यूज पता है, आर कांस्टेंट ही है, तो पूरा वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है इसका? टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो केपी की भी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो केपी भी कम होगा। तो ये जो फाइनल उसने लिखा है फाइनली कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर डिसाइड करेगा। The changes in concentration, pressure, volume of reactant or product cannot change the magnitude of equilibrium constant। ठीक है। रिएक्शन होती रहेगी, तुम अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो फिर भी वो रिएक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस पे रहेगी। कैटलिस्ट वाला मैंने तुमको बताया था कि कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं डालता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉट कंटेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। और लास्ट है तुम्हारे पास
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, तो इनको हम लोग विदाउट यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये 4 टॉपिक है, इन चारों टॉपिक को अपने को देखना है कि कौन क्या कैसे इफेक्ट करता है। ये चारों पॉइंट लिखो, फिर ये समझाऊंगा तो फिर उसके बाद लिखेंगे, पहले ये चारों लिखना। क्या बोल रहा है वो, कि अगर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तुम ये बता सकते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कब तक चलेगी। टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तुमको अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो तुम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हो। लिंक बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये वाला पॉइंट मैं लास्ट में बताऊंगा क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स सुना है कभी वर्ड तुम लोग ने। मान लो मैं बोलूं कि अपने पास कोई रिएक्शन है, वही जो अभी तक लेके चल रहे थे, रिवर्सिबल रिएक्शन है, C+C और D में चेंज हो रही है। ठीक है, इसका अगर मुझे Kc लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सही है ये चीज है, Kc में ऐसे ही लिखूंगा। बट Kc में कब लिखता हूं मालूम है, जब रिएक्शन कहां पे होती है, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन है बट वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ठीक है, व्हेन रिएक्शन एट रिएक्शन नॉट एट इक्विलिब्रियम, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन तो है बट इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इक्विलिब्रियम पे अगर नहीं है तो मैं इसका केसी नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि केसी में तभी लिखता हूँ जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक नया कांस्टेंट लिखते हैं, दैट इज क्यूसी। क्यूसी मतलब होता है रिएक्शन कोशेंट, इसको रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। ठीक है, क्यूसी अगर कहीं पे वर्ड आ गया तो तुम ये समझ लो कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल तो है बट अभी तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंची। समझा। अगेन इसमें कोई फर्क नहीं है, तुम इसको भी ऐसे ही लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, तुमने स्टार्टिंग के पॉइंट में क्या लिखा है देखा तुमने ध्यान से, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमको अगर केसी पता है तो हम लोग रिएक्शन का डायरेक्शन बता सकते हैं। अब रिएक्शन का डायरेक्शन कैसे बताओगे, देखो ये कंडीशन कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे, और ये कंडीशन कब है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अगर मैं तुमको बोल दूं कि QC इज ग्रेटर देन KC, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, QC इज ग्रेटर देन KC। ठीक है, QC कब बड़ा होगा, जब प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा तभी तो QC बड़ा होगा, राइट है ना। अगर ये सी और डी ज्यादा होंगे तभी तो क्यूसी का अमाउंट ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, प्रोडक्ट का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, ठीक है, ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है तो ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी, रिवर्स में जाएगी, राइट है। ये मैंने तुमको पहले लेक्चर में भी बताया था, इसका अगर बढ़ गया कॉन्सेंट्रेशन तो ये रिवर्स में जाएगी। तो देखो, अगर क्यूसी बड़ा हो गया केसी से तो मेरी रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी, क्यूसी कब बड़ा होगा, जब प्रोडक्ट बढ़, तो मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्शन गोज इन रिवर्स डायरेक्शन। बट अगर मैं बोल दूं क्यूसी इज लेस देन केसी, क्यूसी लेस कब होगा, जब रिएक्टेंट ज्यादा हो जाए और प्रोडक्ट कम हो जाए।
क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब मैं क्यूसी को छोटा बोल रहा हूँ, इसका मतलब किसका अमाउंट बढ़ गया? रिएक्टेंट का। और अगर रिएक्टेंट बढ़ गया तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड। तो इफ क्यूसी इज स्मॉलर देन केसी, देन रिएक्शन गोज इन कहाँ पे? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं तुमको बोल दूं क्यूसी एंड केसी आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझा क्या मैंने क्या बोला इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में नहीं आती जल्दी। समझा तुम लोग को? ठीक है, क्या लिखा देखो। फॉर द रिएक्शन दिस, केसी वैसे ही है, क्यूसी वैसे ही है। व्हेन ऑल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तब मैं केसी लिखूंगा। व्हेन ऑल द कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो मैं क्यूसी लिखूंगा। ठीक है, ये छोटा वाला पॉइंट मत लिखना है, इट एक्सप्रेस्ड इन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्ट ये ए बी सी वाली कंडीशन लिखना था। ठीक है, क्या बोल रहा है? The equilibrium constant, that is Kc, indicates that it is directly proportional to the product and inversely proportional to the reactant. जब हम लोग Kc लिखते हैं तो देखा है ना, ऊपर प्रोडक्ट आता है और नीचे रिएक्टेंट आता है। इसका मतलब Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रिएक्टेंट। इनकी कुछ फिक्स वैल्यूज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा। तो इसके आगे पहले इसको लिखो। ये तीन कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम की, कैलकुलेटेड वैल्यूज है। इफ Kc इज ग्रेटर देन 10⁻3, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। अगर K3 की वैल्यू जो आ रही है वो तुम्हारी अगर 10⁻3 से ज्यादा आ रही है, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रही होगी? फॉरवर्ड में। इफ Kc इज लेस देन 10⁻3, मतलब कॉन्सेंट पहला वाला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन हाँ, रिवर्स में जाएगा। इफ Kc इज लेस देन 10⁻3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, मतलब अब रिएक्टेंट का बढ़ गया तो रिएक्शन कहां पे जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। इफ K की वैल्यू तुम्हारी 10⁻³ और 10⁻+3 के बीच में है, concentration of reactant and product is nearly equal। कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, इस पे अपने को कुछ वैसा कुछ लेना देना नहीं होता, एज इट इज इनको लिख लो। थर्ड एप्लीकेशन वही है क्या? टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सपोज करो मैं तुमको एक क्वेश्चन दे दूं और बोलूं कि इफ कोई मेरे पास रिएक्शन है N2+3H2 चेंजेस टू 2NH3, और मैंने तुमको बोल दिया है कि ये इक्विलिब्रियम पे है, राइट है, ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, और मैं तुमको बोलूं कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 if concentration of N2 is equal to 4.26 mole, H2 is equal to 2.09 mole, and Kc is equal to 0.0660। ठीक है, तो अपने को तो पता है ना Kc का फॉर्मूला क्या होता है। Kc क्या लिखूंगा इसके लिए मैं? प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट है, वो सी वाला मत, यहाँ पे तो सी वाले की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमको क्या देखना है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ऊपर क्या आता है? प्रोडक्ट। तो ऊपर क्या है? NH3, जो इसका कोएफिशिएंट होगा वो ऊपर चला जाएगा।
राइट। अपॉन में क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट दो है तो इनका प्रोडक्ट, और H2 के पावर में क्या चला जाएगा, 3। करेक्ट है। ठीक है, अब सारी वैल्यूज तुमको दी है, Kc दिया है, H2 दिया है, N2 दिया है, NH3 निकालने को बोल रहा है, निकल जाएगा। क्या करोगे, यहाँ पे रखो 0.0600, ऊपर NH3 को चाहिए तो एक्स स्क्वायर ले लो, एक ही बात हो गई, यही निकालना है ना अपने को। N2 कितना दिया है तुमको, 4.26 इंटू H2 कितना है, 2.09 का क्यूब। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर के लिए एक वैल्यू मिलेगी तुमको, बट अपने को खाली एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो तुमको फाइनली एक्स मिल जाएगा। समझा। फोर्थ वाला जो एप्लीकेशन था अपने पास, वो क्या बोल रहा था, केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स में रिलेशन होता है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक तुमको बताता है एक्चुअली, मालूम है, केमिकल काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब ही होता है रेट। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन का रेट, कि वो रिएक्शन कितना टाइम लेगी कंप्लीट होने में। ठीक है, मान लो केसी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, तुम लोग को याद है, के एफ अपॉन मैंने के आर लिखा था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अगर ये तो पता है अपने को, के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं के एफ का रेट बढ़ गया है कंपेयरिंग टू के आर, मतलब के एफ बहुत ज्यादा और के आर बहुत कम है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन क्या हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। राइट है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेजी से हो रहा है और रिवर्स बहुत स्लो हो रहा है, तो सीधी सी बात है ना, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट है, तो मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर के एफ बढ़ा है के आर से, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज होगी और रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट अगर मैं तुमको बोलूं के एफ और के आर इक्वल है, तो मतलब जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी क्या, कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो ये वाली कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की। राइट, तो वही इसमें से एक रिलेशन है, देखो केमिकल काइनेटिक का, वही इन लोग ने थोड़ा समझाया है तुमको। ठीक है, और ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर देखो 1.53 मोलार आएगा अगर सॉल्व करोगे ठीक से तो। लिंक बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, Kf अपॉन Kr। ये तो अपने को पता है, अगर Kf बढ़ गया तो रिएक्शन गोज ऑलमोस्ट कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट होने की तरफ बढ़ेगी, और अगर ये दोनों इक्वल हो गए नियतली, तो रिएक्शन नेवर गोज ऑन कंप्लीशन, रिएक्शन हमेशा होती रहेगी। यही केमिकल काइनेटिक का रिलेशन है, ये तुमको ये भी बताता है कि रिएक्शन चलती रहेगी या रुक जाएगी।